हेलो एवरीवन। अब हम लोग नेटवर्क लेयर में लास्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज डिलीवरी फॉरवर्डिंग एंड राउटिंग। अगर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये हमारा नेटवर्क लेयर का 5th टॉपिक है, दैट इज अवर लास्ट टॉपिक। अगर आपने सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार कंप्यूटर नेटवर्क के सिलेबस का वीडियो देख लेना, उससे आपको पता लग जाएगा किस सीक्वेंस में मैं टॉपिक कवर अप कराऊंगा। ठीक है जी, तो डिलीवरी फॉरवर्डिंग एंड राउटिंग, दिस इज द लास्ट टॉपिक एंड इट इज वन ऑफ द मेजर टॉपिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। गेट एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस पुट हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, पर्टिकुलरली राउटिंग से। ओके, दैट मींस राउटिंग एल्गोरिथम्स हम लोग देखेंगे, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग से बहुत क्वेश्चंस आया है, तो बहुत ध्यान से और आराम से इस टॉपिक को करना। ठीक है, टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है बट हम इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी डिलीवरी। डिलीवरी क्या होती है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज करो ये हमारे पास सेंडर है, ठीक है, बीच में हमारे पास कुछ राउटर्स हैं और यहाँ पे रिसीवर हमारा कनेक्टेड है। तो जब पैकेट यहाँ से यहाँ जाएगा ना, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट डिलीवरी। व्हाई इट इज इनडायरेक्ट? क्योंकि एक्चुअली तो रिसीवर तक पैकेट जाना है, बट रिसीवर तक पैकेट नहीं जा रहा, सबसे पहले हमने इस राउटर के पास फॉरवर्ड किया है, फिर इस राउटर से इस राउटर पे गया, अगेन इट इज इनडायरेक्ट डिलीवरी, अगेन ये भी इनडायरेक्ट डिलीवरी होगी। बट जब फाइनल डेस्टिनेशन पे पैकेट पहुंचता है तब उसको हम लोग डायरेक्ट डिलीवरी कहते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली अगर सपोज कर लो ये सेंडर और ये रिसीवर है, बीच में कोई राउटर नहीं है, मतलब दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर और यू कैन से दे आर इन द सेम नेटवर्क, तब सीधा पैकेट यहाँ से यहाँ जाएगा, दैट विल बी डायरेक्ट डिलीवरी। ठीक है, तो डायरेक्ट डिलीवरी का मतलब क्या है? सिंपल बात अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो रिसीवर तक अगर पैकेट पहुंच रहा है उसको हम लोग डायरेक्ट डिलीवरी कहते हैं। ठीक है, अब वो रिसीवर तक पैकेट चाहे सोर्स से आया हो चाहे किसी इंटरमीडिएट राउटर से आया हो, बात समझ रहे हो? यहाँ पे सोर्स से सीधा रिसीवर तक आया है, दैट इज, और यू कैन से डेस्टिनेशन तक आया, दैट इज डायरेक्ट डिलीवरी। और यहाँ पे इस राउटर से, देख रहे हो, इस राउटर से इस रिसीवर और डेस्टिनेशन तक पैकेट पहुंचा है, दैट इज अगेन डायरेक्ट डिलीवरी। तो डायरेक्ट डिलीवरी का मतलब क्या? भी फाइनल डेस्टिनेशन पे जब पैकेट पहुंचता है दैट इज डायरेक्ट डिलीवरी, अदरवाइज इट विल बी इनडायरेक्ट। ठीक है, तो पैकेट तो फाइनल डेस्टिनेशन पे जाना था, रिसीवर तक जाना था, लेकिन वो अभी फिलहाल यहाँ पहुंचा है, तो ऑब्वियसली इनडायरेक्ट डिलीवरी हुई, एंड सो ऑन। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल लिटरल मतलब निकालो डायरेक्ट डिलीवरी इनडायरेक्ट डिलीवरी। जैसे आप कोई अमेजोन से पैकेज मंगवाते हो, है ना, कुछ यू कैन से आपने कुछ ऑर्डर किया तो आपके घर सीधा थोड़ी डिलीवर होगा, बट अलग अलग वेयर हाउसेज होते हैं अमेजोन के। तो पहले जहां से पैकेट चला, सपोज कर लो बॉम्बे से पैकेट चला, तो सबसे पहले दिल्ली आएगा, वाया फ्लाइट आया या कैसे भी आया, फिर दिल्ली से फिर आपके टाउन तक आएगा, फिर आपके टाउन से आपके घर तक आएगा, एंड सो। तो वो जो भी चला वो सारा इनडायरेक्ट था। जब आपके घर पहुंचा दैट इज डायरेक्ट डिलीवरी। तो जो आपका जो यू कैन से जो कोरियर वाला आदमी है ना, जो आपके घर पैकेट लेके आ रहा है, दैट इज डायरेक्ट डिलीवरी। उससे पहले सारा इनडायरेक्ट काम ही चल रहा था। पैकेट चला, बॉम्बे से दिल्ली आया, दिल्ली से आपके टाउन आया, आपके टाउन से जो कोरियर ऑफिस तक आया, फिर उसके बाद ऑफिस से जो आदमी उठा करके आपके घर तक लेके आ रहा है, दैट इज डायरेक्ट डिलीवरी। बाकी सारी की सारी इनडायरेक्ट डिलीवरी है। क्लियर हो गया ना? तो जब भी फाइनल डेस्टिनेशन पे पैकेट आएगा दैट इज डायरेक्ट डिलीवरी, अदरवाइज इट विल बी इनडायरेक्ट। ठीक है, तो आप सिंपल बात, अगर मेरे पास टोटल n डिलीवरीज हो रही हैं तो उसमें से डायरेक्ट डिलीवरी कितनी है और इनडायरेक्ट कितनी है? इनडायरेक्ट कैन बी ईदर 0 to n-1 और एग्जैक्टली 1 डायरेक्ट डिलीवरी होगी। समझ पा रहे हो? एग्जैक्टली 1 डायरेक्ट डिलीवरी होगी और 0 से n-1 इनडायरेक्ट डिलीवरीज हो सकते हैं। जैसे सपोज ये देखो, यहाँ पे हमारे पास 4 डिलीवरीज थी, 4 में से 3 हमारी इनडायरेक्ट है और 1 हमारी डायरेक्ट है। तो सिंपल बात है भाई, एक एग्जैक्टली एक डायरेक्ट डिलीवरी होगी जो कि हमारे पास पैकेट को फाइनल डेस्टिनेशन या रिसीवर तक लेके जाएगी, बाकी सारी की सारी इनडायरेक्ट होंगे। समझ गए? तो n डिलीवरीज में से 0 से n-1 इनडायरेक्ट डिलीवरी होंगी और 1 डायरेक्ट डिलीवरी होगी। यहाँ पे देखो भाई, इनडायरेक्ट डिलीवरी है ही नहीं, तो कोई जरूरी नहीं है कि इनडायरेक्ट डिलीवरी होगी होगी। अगर एक ही नेटवर्क में है तो सीधा डायरेक्ट डिलीवरी करो, काम खत्म करो। क्लियर हो गया क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है जी, और वही बात है ना, एंड डिलीवरीज होंगी तो हो सकता है कि एक भी इनडायरेक्ट डिलीवरी ना हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, एंड सो ऑन अप टू n-1 इनडायरेक्ट डिलीवरीज होंगी और एक हमारे पास डायरेक्ट डिलीवरी होगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया सब लोगों को? नोट डाउन करो इस चीज को। अच्छा, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सर पता कैसे लगेगा कि डिलीवरी डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको सारा अच्छे से समझाया था। जैसे सपोज कर लो ये हमारा सोर्स है, उसका कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा, है ना, और ये सोर्स नेट मास्क पता लगाएगा, कहां से? राउटर से। याद आ रहा है? नेट मास्क एड्रेस, एड्रेस मास्क रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। याद करो आईसीएमपी में मैंने आपको मैसेजेस पढ़ाए थे, है ना, क्वेरी मैसेजेस, एरर मैसेजेस, एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस एंड क्वेरी मैसेजेस, दो टाइप के मैसेजेस थे ना। तो प्रीवियस वीडियो देखो प्लीज, मैं ज्यादा बोलूंगा टाइम बर्बाद होगा कुछ नहीं, है ना। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया था
आईसीएमपी के जो मैंने आपको क्वेरी मैसेजेस पढ़ाए थे वहां पे मैंने आपको समझाया था, याद आ रहा होगा आप लोगों का ना। एड्रेस मास्क रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, तो राउटर से पूछेगा एड्रेस मास्क राउटर इसको बता देगा सोर्स को, तो सोर्स के पास अपना नेट मास्क आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब वो क्या करेगा जी, नेट मास्क लेगा और अपना आईपी एड्रेस लेगा, दोनों को करेगा एंड, उसको पता लग जाएगी जी नेट आईडी। ठीक है, आप जिस भी डेस्टिनेशन के पास इसने पैकेट को भेजना है वो डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस पकड़ेगा और अपने नेट मास्क के साथ कर देगा एंड, और यहां से निकालेगा एक नेट आईडी। समझ गए, नेट मास्क और आईपी एड्रेस को, जो भी डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस था उसको पकड़ेगा और नेट मास्क को पकड़ेगा, अपने नेट मास्क को पकड़ेगा, दोनों का करेगा एंड और वहां से निकालेगा नेट आईडी। अगर ये नेट आईडी और ये नेट आईडी दोनों सेम निकल आई तो सोर्स को क्या लगेगा, डेस्टिनेशन मेरे ही नेटवर्क पे है, तो वो बोलेगा डायरेक्ट डिलीवरी इज डायरेक्ट। और इस केस में उसको कुछ नहीं करना, वो सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेस को उठाएगा, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस उठाएगा और एआरपी को फॉरवर्ड कर देगा, एआरपी उसका फिजिकल एड्रेस निकाल के दे देगा और फिर सीधा सोर्स फ्रेम बना करके भेज देगा। क्लियर हो गया होगा आई थिंक सब लोगों को, है ना। तो ये प्रोसेस चलेगा अगर डायरेक्ट डिलीवरी है तो, है ना। तो समझ में आ गया कैसे डायरेक्ट पता लगती है। हाँ, और अगर बाय चांस अगर जो डेस्टिनेशन का जो आईपी एड्रेस था और इसका जो सोर्स का जो नेट मास्क था, ये इन दोनों को उसने एंड करा और जो नेट आईडी निकली, और यहाँ पे जो अपनी इसकी नेट आईडी थी और जो इसने नेट आईडी डेस्टिनेशन की निकाली वो दोनों डिफरेंट निकल आई, तो पता लग जाएगा डिलीवरी इज इनडायरेक्ट। तो फिर वही बात है, वो जो भी राउटर का जो भी नेक्स्ट राउटर होगा उसका एड्रेस पता लगाएगा, आईपी एड्रेस पता लगाएगा और पैकेट फॉरवर्ड करने की कोशिश करेगा एंड सो, वो सब आगे दिखाऊंगा मैं आपको। अभी ज्यादा बोलने को खास फायदा नहीं है क्योंकि अभी हमने राउटिंग टेबल के कंटेंट नहीं पढ़े। जब मैं राउटिंग टेबल के प्रॉपर कंटेंट आपको समझा दूंगा उसके बाद फिर आपको सारा समझ आने लग जाएगा कि हम कैसे क्या काम करते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ठीक है जी, चलो ठीक है। तो बस अब हम आते हैं अपने नोट्स पे और अच्छे से फटाफट से सारा रीड कर लेते हैं। नोट डाउन कर लेना भाई जो आपको अच्छा लग रहा है, यहाँ से रफ वे में मैंने आपको समझाया, नोट डाउन कर लो। चलो शुरू हो जाओ फटाफट। देखो भाई, डिलीवरी दो तरह की है, एक है डायरेक्ट डिलीवरी और एक है इनडायरेक्ट डिलीवरी। ठीक है ना। डायरेक्ट डिलीवरी का मतलब क्या है, पैकेट रिचेस फाइनल डेस्टिनेशन, जब भी फाइनल डेस्टिनेशन पे पैकेट पहुंचता है दैट इज डायरेक्ट डिलीवरी। पैकेट रिचेस इंटरमीडिएट नोड एंड नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचना, किसी इंटरमीडिएट नोड पे पहुंच रहा है, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट डिलीवरी। तो इट कैन बी डन वाया राउटर और सेंडर इटसेल्फ, और सेम हियर इट कैन बी डन वाया राउटर और सेंडर इटसेल्फ। ठीक है, ये तो कोई भी कर सकता है, डायरेक्ट डिलीवरी भी कोई भी कर सकता है और इनडायरेक्ट डिलीवरी भी कोई भी कर सकता है। ये देखो भाई, यहाँ पे हमने इनडायरेक्ट डिलीवरी सोर्स ने करी है, अब यहाँ पे इनडायरेक्ट डिलीवरी इस राउटर ने करी है एंड सो ऑन। तो इनडायरेक्ट डिलीवरी कैन बी डन बाय सोर्स एज वेल एज राउटर। सिमिलरली डायरेक्ट डिलीवरी भी देखो, यहाँ पे डायरेक्ट डिलीवरी सोर्स ने करी है और यहाँ पे डायरेक्ट डिलीवरी राउटर ने करी है। तो डायरेक्ट डिलीवरी कैन बी डन बाय सोर्स एज वेल एज राउटर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। समझ गए होगे आप लोग, ठीक है। हाँ जी, तो वायर राउटर और सेंडर इटसेल्फ, वायर राउटर और सेंडर इटसेल्फ, तो इनडायरेक्ट डिलीवरी डायरेक्ट डिलीवरी, क्लियर हो गया सब लोगों को। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हाँ जी, तो ये देखो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू जैसे अभी डायग्राम बनाया था वही बना रखा है। सोर्स से यहाँ राउटर पे आया, राउटर से इधर, ये सब इनडायरेक्ट डिलीवरी हुई और राउटर से इस रिसीवर पे डायरेक्ट डिलीवरी हो गई। ठीक है, डी मींस डायरेक्ट डिलीवरी, और यहाँ से यहाँ सीधा डायरेक्ट डिलीवरी हो गई अगर सोर्स से रिसीवर तक सीधा जा रहा है ना, सोर्स सेंडर से रिसीवर तक डायरेक्ट जा रहे हैं, दैट इज डायरेक्ट डिलीवरी। क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को टाइम पास नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, when packet starts from source and reaches final destination, then out of n deliveries we can have 0 to n minus 1 indirect deliveries and exactly 1 direct delivery। ठीक है, 0 से n minus 1 indirect delivery होंगी और exactly 1 direct delivery होगी, मैंने अभी आपको बता दिया था। ठीक है जी, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का भी मैंने आपके साथ आंसर कर दिया। हाउ राउटर और होस्ट विल चेक डिलीवरीज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये आई थिंक समझ में आ गया होगा, मैंने अभी बताया आपको। होस्ट विल अप्लाई इट्स ओन नेट मास्क to its IP address to find net ID and it apply the same net mask with the destination IP address to find the net ID of the destination. If both are same then delivery is direct, else indirect। पकड़ गए आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं, मैं छोटा कर देता हूं, आप नोट डाउन करो फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। ठीक है ना, यहाँ तक कर लो नोट डाउन, उसके बाद ये सब कर लो। ठीक है, बढ़ रहा हूं मैं आगे। ओके जी, हाँ जी, अब हम स्टार्ट करेंगे जी फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग के बारे में देखो मैंने थोड़े थोड़े नोट्स लिखे हुए हैं, मैं फटाफट से आपको पहले समझा देता हूँ। ये देखो भाई, ये है हमारे पास सेंडर, बीच में हमारे पास हैं कुछ राउटर्स और ये है जी हमारे पास रिसीवर। तो सेंडर से ये देखो भाई, सेंडर से पैकेट यहाँ आएगा। ठीक है, फिर ये राउटर के पास बहुत सारे पोर्ट्स होंगे भाई, पैकेट इधर उधर भी जा सकता था, है ना, इधर से चला जाता है एंड सो ऑन, बट रूट हमारा ये है, यहाँ से हमारे को ऐसे भेजना है पैकेट को, है ना। तो ये राउटर इधर उधर ना भेज करके सिर्फ यही पैकेट भेजेगा, है ना। तो इसी को हम फॉरवर्डिंग कहते हैं। फॉरवर्डिंग मतलब टू प्लेस द पैकेट टू रूट टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन, जो भी फाइनल डेस्टिनेशन का रूट है उस रूट के अंदर पैकेट को डालना, दैट इज नोन एज फॉरवर्डिंग। ठीक है, तो ये राउटर भी क्या करेगा,
जो इसका रूट डिसाइडेड था या जो भी इसका रूट था डेटाग्राम का, मतलब सेंडर से रिसीवर तक जाने का, तो ये राउटर बस उस पैकेट को उसके रूट में डाल रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, टू प्लेस द पैकेट टू इट्स रूट टू इट्स डेस्टिनेशन, दैट इज नोन एज फॉरवर्डिंग। ठीक है, देखो हमने डेफिनेशन लिखी है, फॉरवर्डिंग मींस टू प्लेस द पैकेट इन इट्स रूट टू डेस्टिनेशन। ठीक है, ओके जी। अच्छा, अब ये पता कैसे लगता होगा भाई, है ना, कि यहीं फॉरवर्ड करना और कहीं फॉरवर्ड नहीं करना। इस राउटर के पास बहुत सारे ऑप्शन थे, इधर भी भेज सकता था, इधर भी और इधर भी। तो इसको कैसे पता लगता है कि इधर ही भेजना है, इधर उधर नहीं भेजना? तो उसके लिए वो यूज करता है जी राउटिंग टेबल का। ठीक है, तो हर एक राउटर के पास एक राउटिंग टेबल होते हैं, और इनफैक्ट सोर्स के पास भी राउटिंग टेबल होती है। मैंने आपको बहुत बार बताया है, जो भी कंप्यूटर से इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं उनके पास भी राउटिंग टेबल होती है, और राउटर के पास तो होती है। ठीक है, तो उस राउटिंग टेबल की हेल्प से इनको पता लगता है कि पैकेट कहाँ फॉरवर्ड होना है एंड सो ऑन, किस पोर्ट से जाना है एंड सो ऑन। तो राउटिंग टेबल की हेल्प से ही फॉरवर्डिंग की जाती है। समझ में आ रहा है? तो राउटिंग टेबल की हेल्प से फॉरवर्डिंग की जाती है। देखो मैंने लिखा भी है, ये देखो, होस्ट और राउटर हैव राउटिंग टेबल विद द हेल्प ऑफ व्हिच दे फाइंड द रूट टू फाइनल डेस्टिनेशन। तो रूट वहीं से पता लगता है उनको। ठीक है, राउटिंग टेबल से पता लगता है। ओके, इफ डिलीवरी इज डायरेक्ट देन राउटिंग टेबल इज नॉट नीडेड। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, अगर डिलीवरी डायरेक्ट है तो राउटिंग टेबल की मेरे को जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? मैं तो सिंपली क्या करूंगा भाई, ये देखो, ये रहा सेंडर, ये रहा रिसीवर। अगर ये एक ही नेटवर्क के अंदर है, कैसे पता लगा होगा इसको? वो मैंने आपको बहुत बार बताया, नेट मास्क का चक्कर अभी एंड सो ऑन, अभी थोड़ी देर पहले भी हमको बताया है ना। आप प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखोगे, याद नहीं आ रहा तो मैं टाइम पास नहीं करूंगा। ठीक है जी, तो मेन बात क्या है, सेंडर को किसी तरीके से पता लगा कि डिलीवरी डायरेक्ट है, तो सेंडर क्या करेगा भाई, सीधा का सीधा चुपचाप से आईपी एड्रेस उठाएगा, रिसीवर का एआरपी को देगा, एआरपी फिजिकल एड्रेस निकाल करके देगा, है ना। वही बात है, एआरपी क्वेरी पैकेट जाएगा, रिप्लाई आएगा एंड सो ऑन। एआरपी के बारे में नहीं पता तो मेरे प्रीवियस वीडियो देखो, 4 सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स ऑफ आईपी का मैंने वीडियोस बनाए थे, उसमें आप चेक करना। फर्स्ट वीडियो ही एआरपी का था, मैंने वहां पूरा डिटेल बताया था। एआरपी रिक्वेस्ट पैकेट इज ब्रॉडकास्टेड रिप्लाई इज यूनिकास्टेड एंड सो ऑन। ठीक है, सब बताया था मैंने आपको। हाँ जी, ठीक है जी। तो फिजिकल एड्रेस आ जाएगा, बस फिर सेंडर क्या करेगा, वही रिसीवर का फिजिकल एड्रेस डालेगा, फ्रेम बनाएगा और पैकेट भेज देगा, और क्या। इसमें राउटिंग टेबल का कोई चक्कर ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर डिलीवरी इनडायरेक्ट है तो फिर नेक्स्ट राउटर का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए ना भाई। ये देखो, ये देखो, इस सोर्स को, इस राउटर का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, तभी तो पैकेट फॉरवर्ड होगा। ऐसे कैसे फॉरवर्ड होगा? तो फिर वो सब राउटिंग टेबल की हेल्प से पता लगता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो भाई, अगर देखो सेंडर के पास रिसीवर का अगर आईपी एड्रेस ही नहीं है, फिर तो पैकेट जाने नहीं वाला, फिर तो भूल जाओ, कुछ नहीं होने वाला वहां पे। तो आईपी एड्रेस तो उसको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको लगता होगा कि सर हमारे को, हम गूगल खोलते हैं तो गूगल का आईपी एड्रेस तो हमारे को नहीं पता, हम तो फिर भी खोल लेते हैं एंड सो ऑन। वो फिर डीएनएस का चक्कर है, डोमेन नेम सिस्टम, वो सब मैं आपको आगे दिखाऊंगा, है ना। जब एप्लीकेशन ले पाएंगे तो वो क्या करता है, वो यूआरएल को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। हमारा ह्यूमन ब्रेन नंबर से ज्यादा नाम ज्यादा याद रखता है। आप मोबाइल में किसी का नंबर कैसे मिलाते हो? नंबर थोड़ी याद रहता है आपको, नाम याद रहते हैं ना। तो आप नाम सर्च करते हो और उसके अकॉर्डिंग फोन में नंबर डायल करते हो। तो वही बात है, हमारा ब्रेन है ही ऐसा, नंबर्स याद नहीं रहते, हमारे को नाम ज्यादा याद रहते हैं। तो इसीलिए फिर ये डीएनएस का सिस्टम इन्वेंट किया गया था, ताकि हम लोग ये यूआरएल वगैरह आए, www.google.com, ये आपको याद रह जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको कुछ उल्टा सीधा आईपी एड्रेस दे दूं, 126.25.45.90 ऐसे करके कुछ आईपी एड्रेस है गूगल का, तो आपको याद थोड़ी रहेगा भाई, है ना। हाँ, तो ये इनडायरेक्ट कन्वर्जन होगी, वो डीएनएस के थ्रू होती है। यूआरएल हम लिखते हैं और वो यूआरएल आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होता है। तो मेन बात क्या है, जब तक आपको किसी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस नहीं पता, आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, दैट्स इट। ये बात आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, अगर आईपी एड्रेस नहीं पता, कम्युनिकेशन नहीं होने वाला, सीधी बात। हाँ जी, तो ये रिसीवर है, तो रिसीवर का आईपी एड्रेस सेंडर को पता होगा, तभी वो उससे कम्युनिकेट कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। तो ठीक है, जिसको पता था उसने सीधा आईआरपी को दिया, फिजिकल एड्रेस निकल आया और सेंडर ने पैकेट, और फिर वही बात है, पैकेट फॉरवर्ड हो गया, फ्रेम में पैक हुआ डेटाग्राम और फॉरवर्ड हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, है ना। लेकिन अब देखो, अब चक्कर ये आएगा कि सेंडर को इस रिसीवर का तो आईपी एड्रेस पता है ना, बट इस राउटर को तो नहीं पता, और रिसीवर का आईपी एड्रेस पता है, तो फिर इसको ये भी पता लग गया सेंडर को कि रिसीवर तो किसी और नेटवर्क में है, मेरे नेटवर्क में तो नहीं है। कैसे पता लगा होगा? वही बात है, नेट मास्क से एंड सो ऑन। तो इसको तो पता लगा कि रिसीवर मेरे डिफरेंट नेटवर्क में, मेरे नेटवर्क में तो है नहीं। तो फिर ये इस पे उड़ के तो पैकेट जाएगा नहीं ना यहाँ से यहाँ, तो इस पहले फटाफट इस राउटर के पास पैकेट फॉरवर्ड होगा, उसके बाद ये राउटर आगे भेजेगा एंड सो ऑन। तो अब इस सेंडर को इस राउटर का आईपी एड्रेस कहां से पता लगेगा, कैसे भेजेगा इसके पास? तो वो उसकी राउटिंग टेबल समझाएगी इसको। क्लियर हुआ? तो ठीक है जी, तो देखो हमने ये लिखा हुआ है कि if delivery is direct then routing table is not needed, rather IP address of destination is given to ARP to find the PA। फटाफट से काम हो जाएगा। PA मतलब क्या? पर्सनल असिस्टेंट नहीं, फिजिकल एड्रेस। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो थोड़ा वैसे ही मैं जोक मारता रहता हूँ। हाँ जी, अच्छा जी। उसके बाद बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट डिलीवरी राउटिंग टेबल इज नीडेड टू फाइंड आईपी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट हॉप। बात समझ पा रहे हो ना? अगर इनडायरेक्ट डिलीवरी है, जैसे यहाँ पे इनडायरेक्ट डिलीवरी थी, तो राउटिंग टेबल की जरूरत पड़ेगी, और राउटिंग टेबल आपको बताएगी कि नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस क्या है, मतलब इस राउटर का आईपी एड्रेस क्या है, और आईपी एड्रेस पता लग जाएगा तो फिर सेंडर, वही बात है, आईपी एड्रेस पता करते ही राउटिंग टेबल से आईपी एड्रेस पता लग जाएगा, तो फिर वो आईपी एड्रेस जाएगा
ARP के पास, और ARP फिजिकल एड्रेस लेके आएगा इस राउटर का, और फिर हम लोग मतलब ये सेंडर फ्रेम बनाएगा, डेटाग्राम को फ्रेम में पैक करेगा और फॉरवर्ड कर देगा राउटर पे। क्लियर हो गया होगा आई थिंक सारा प्रोसेस क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। चलो जी करो, करता हूँ छोटा, करो नोट डाउन फटाफट। कर लिया, चलो ठीक है जी। तो ये मैं ये छोटा कर देता हूँ, आप ये सारे पॉइंट्स को फटाफट नोट डाउन कर लो। ये पॉइंट्स में बहुत क्रिस्प होते हैं, बहुत क्रिस्प, इसलिए नेटवर्किंग के वीडियोस बनाने में मेरे को टाइम लगता है, ये बहुत सोच सोच के मेरे को पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो एक एक पॉइंट में देख रहे हो कितनी जान है और कितना इजी है, डेड इजी तरीके से मैंने ये सब पॉइंट्स बना रखे हैं आप लोगों के लिए। तो टाइम लगता है भाई, है ना। इतनी जल्दी एक्सपेक्ट मत किया करो कि नेटवर्किंग की वीडियो बहुत स्पीड से बहुत जल्दी जल्दी मैं बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत थ्योरी है, और चाहूं तो मैं थ्योरी ऐसे बोल के भाग भी सकता हूँ, लेकिन फिर वही बात है, वो फिर मजा नहीं आएगा आपको। एकदम एग्जैक्ट क्रिस्प प्रॉपर पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तब थ्योरी दिमाग में घुसती, नहीं तो थ्योरी दिमाग में नहीं घुसती। मेरे को याद है आज भी जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते थे सर हम आपसे एक बार पढ़ लेते हैं ना, पढ़ने के बाद हमारा सारा कुछ ना दिमाग में एकदम फिट हो जाता है, पता नहीं कैसे। नहीं तो बाकी सबसे पढ़ते हैं ना तो मतलब वो बात नहीं आती कि एकदम फिट हो जाए, लेकिन आपसे जो पढ़ते हैं तो एकदम दिमाग में सारा कुछ बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि मैं एक ही बात को बार बार एक तो रिपीट करते रहता हूँ और बिल्कुल क्रिस्प पॉइंट्स बोलता हूँ, ऐसे नहीं कि ऐसे कभी कुछ बोल दिया कभी कुछ बोल दिया, नहीं, एकदम प्रॉपर सीक्वेंस बनाता हूँ, प्रॉपर टाइम लगाता हूँ, इसलिए तो टाइम लगता है ना भाई, ठीक है। तो एकदम मत एक्सपेक्ट करा करो कि बहुत जल्दी जल्दी मैं नेटवर्किंग के वीडियोस बनाऊंगा एंड सो, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत जान लगती है पॉइंट्स लिखने में, सोचने में, करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। चलो नोट डाउन करो, आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी, तो अब हम स्टार्ट करेंगे फॉरवर्डिंग टेक्निक्स, ठीक है। फॉरवर्डिंग के बारे में हमने पढ़ लिया, टू रूट द टू प्लेस द पैकेट इन रूट टू इट्स डेस्टिनेशन। फॉरवर्डिंग मींस टू प्लेस द पैकेट इन इट्स रूट टू डेस्टिनेशन, ठीक है, डालना, रूट में डालना, ठीक है। अब हम देखेंगे टेक्निक्स क्या क्या है। देखो, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि राउटिंग टेबल कैसे डेवलप हुई, धीरे धीरे कैसे डेवलप हुई, थोड़ा हिस्ट्री में समझाऊंगा आपको। सबसे पहले आया था जी रूट मेथड। रूट मेथड क्या कहता था, जैसे ए है, ये हमारा ये सेंडर है और ये हमारा रिसीवर है, तो ए किसी नेटवर्क का पार्ट होगा, तो ये ए इस नेटवर्क का पार्ट है, और ये राउटर 1 नेटवर्क ये और इस नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है, राउटर 2 इस और इस नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है, और इस नेटवर्क में हमारे पास बी है, ठीक है। तो अब क्या होगा भी, देखो रूट मेथड अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली राउटिंग टेबल ऑफ ए में बना रहा हूँ, ठीक है, राउटिंग टेबल ऑफ ए में बना रहा हूँ, और राउटिंग टेबल ऑफ ए में बहुत सारी एंट्रीज होंगी, लेकिन जो फिलहाल मेरे मतलब की एंट्री है मैं सिर्फ आपको वो दिखा रहा हूँ, क्योंकि ए ने पैकेट बी को भेजना है, तो बी की एंट्री कैसे होगी, हम यहाँ पे होगा डेस्टिनेशन बी, और रूट में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले R1 के पास पैकेट जाएगा, फिर R2 के पास, और फिर बी के पास, तो पूरा रूट उठा करके लिखो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, R1 क्या करेगा, ये सबसे बहुत पुराना सबसे पहला मेथड यही था राउटिंग टेबल बनाने का। R1 क्या करेगा, R1 में डेस्टिनेशन अगर बी होगी तो ये रूट में क्या भरेगा, R2 और बी, इधर R2 और ये बी। अच्छा, ये मैंने R1 R2 A B ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर आईपी एड्रेसेस होते थे, तो आईपी एड्रेसेस वो सब लिखना मैं ठीक नहीं समझ रहा, बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। R2 का प्रॉपर आईपी एड्रेस होगा कुछ 126.41.42 देन 46, कुछ भी आईपी एड्रेस होगा, तो वो सब मैं करके टाइम पास नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको ही बता रहा हूँ, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अच्छा जी, तो ये R1 की राउटिंग टेबल होगी। R2 में क्या होगा भाई, डेस्टिनेशन बी है तो रूट बी ही होगा, मतलब डायरेक्टली बी के पास पैकेट जा सकता है। तो ये था जी रूट मेथड, क्लियर हुआ। अब इसमें नुकसान क्या है, नुकसान क्या है, एंट्री बहुत सारी होंगी, एंट्री तो होंगी बहुत सारी, बट रूट भी इतने सारे, मतलब हम रूट्स वगैरह रख रहे हैं, तो एंट्री का साइज भी तो बहुत ज्यादा बड़ा है। पहली बात तो एंट्रीज की बहुत बड़ी मुसीबत है। आप ये एक कंप्यूटर के पास मैं ए की जो मैं राउटिंग टेबल लिख रहा हूँ, उसमें सिर्फ एक एंट्री थोड़ी होगी, बहुत सारी एंट्रीज होंगी, ठीक है। हर एक कंप्यूटर की इसके नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर हैं उनकी एंट्री, इस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनकी एंट्री, इस नेटवर्क में जितने हैं उनकी एंट्रीज एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो भी इस नेटवर्क के जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उसमें सीधा बस ये लिखा होगा, सपोज कर लो यहाँ पे एक एक्स कंप्यूटर कनेक्टेड है, कि चलो एक्स, फिर आप राउटर से कंफ्यूज ना कर जाओ, सपोज कर लो ये सी है, तो यहाँ पे डेस्टिनेशन सी होगा, रूट में सिर्फ सी भरा जाएगा क्योंकि इसी के नेटवर्क के अंदर है। यहाँ पे होता कोई सपोज कर लो डी, तो यहाँ पे क्या भरते हैं हम लोग डी, और रूट में हम क्या भरते R1 कॉमा डी, समझ रहे हो ना, मतलब कहां से पैकेट, पूरा रूट लिखो यहाँ पे, तो समझ पा रहे हो बहुत सारी एंट्रीज होंगी। तो इसका नुकसान क्या है, पहला नुकसान तो है अभी एंट्रीज बहुत ज्यादा होंगी, और दूसरा साइज ऑफ ईच एंट्री विल बी आल्सो वेरी वेरी हाई। अभी लिखना मत सारा, मैंने सारे पॉइंट्स आगे लिखे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, मैं उसको सब पढ़ूंगा तो आपको सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा, अभी सिर्फ मैं रफली बोलता जा रहा हूँ। एंट्रीज बहुत ज्यादा है और साइज ऑफ एंट्री भी बहुत ज्यादा है, ये बहुत बड़ी मुसीबत है इस तरीके में। तो फिर सोचा गया नहीं भाई नहीं, ये अच्छा मेथड नहीं है, रूट को मारो, बोले रूट को हटाओ यहाँ से, हम नेक्स्ट हॉप रखना शुरू कर देते हैं, मतलब सिर्फ अगला अगला हॉप के बारे में आइडिया रखो, बाकी की पूरा रूट मत रखो, समझ रहे हो, मतलब इट्स जस्ट लाइक दैट, दिल्ली से बॉम्बे जाना है आपको, तो आपके दिमाग में पूरा रूट चल रहा है, आपको सारी टेंशन है, अच्छा दिल्ली से पहले मैं आगरा जाऊंगा, आगरा से फिर मैं
से नागपुर जाऊंगा, नागपुर से फिर मैं आगे कहीं बॉम्बे जाऊंगा एंड सो, मतलब पूरा रूट आपके दिमाग में चल रहा है, पूरी टेंशन चल रही है। तो ये सारी टेंशन हटाओ ना। आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो आप दिल्ली से सीधा बोलो कि पहले तो मेरी टेंशन है आगरा तक पहुंचना, बस आगरा पहुंच के फिर देखूंगा कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। ज्यादा बेटर है। पूरी दिमाग में क्यों टेंशन फसड़ पालते हो, फालतू की क्यों टेंशन पालते हो कि इतनी दूर जाना है एंड सो। अभी सिर्फ ये सोचो दिल्ली से बॉम्बे नहीं जाना, मेरे को सिर्फ आगरा तक जाना, बस आगरा तक पहुंचो, फिर आगे डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है एंड सो। तो पूरा रूट को मारो गोली, यहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट हॉप की एंट्री करो कि अगला हॉप कौन होने वाला है या अगला नोड कौन है जिसके पास पैकेट जाएगा एंड सो। दैट इज नोन एज नेक्स्ट हॉप मेथड। तो वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ। ये नोट डाउन कर लिया। देखो भाई नेक्स्ट हॉप मेथड कितना अच्छा है। इसने क्या कहा, ए ने ए पैकेट भेजना था बी को, तो डेस्टिनेशन अगर बी है तो नेक्स्ट हॉप R1, बस अगला नोड कौन है R1, बस इसी की टेंशन पालो। आगे फिर R1 देखेगा ना आगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो क्यों इतनी बड़ी बड़ी एंट्रीज करते हो, तो एंट्री का साइज तो कम हुआ। तो पहले इतने सारे आईपी एड्रेसेस होते थे नेक्स्ट हॉप में, जो जो रूट में सारे आ रहे होते थे, अब सिर्फ एक एक होगा। कौन सा, नेक्स्ट हॉप। क्लियर हो रहा है। तो R1 क्या करेगा भाई, डेस्टिनेशन अगर बी है तो नेक्स्ट हॉप हमारे पास R2 हो जाएगा। ठीक है, R2 क्या करेगा, डेस्टिनेशन अगर बी है तो नेक्स्ट हॉप कोई है ही नहीं, क्यों, क्योंकि सीधा आप बी से कनेक्टेड हो। समझ पा रहे हो? तो ये होगा जी नेक्स्ट हॉप मेथड। तो ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा टेंशन आ रही थी, यहाँ पे थोड़ी हमारी टेंशन कम हो गई कि ठीक है यार, अगले अगले हॉप का एड्रेस याद रखो, सारा तो याद रखो, वो आगे अगला हॉप आगे ध्यान रखेगा आगे कौन सा है एंड सो। मतलब सारी इन्फॉर्मेशन बट गई ना, एक के पास सारा कुछ क्यों रखना है, रिडंडेंसी थी ना, बार बार क्यों इतना सब रखना है। ये देखो रिडंडेंसी कैसे थी, ये देखो ये रूट R2 और बी यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था R2 और बी, और यहाँ पे भी, ये देखो बी तो तीनों जगह हो गया ना, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया। तो अलग अलग राउटर्स हैं, अलग अलग मतलब ये कंप्यूटर हो गए, राउटर्स हो गए, राउटर्स हो गए, तो हर जगह आपने क्यों इतनी सारी एंट्रीज कर रखे हैं। समझ पा रहे हो, बी की एंट्री तो तीनों जगह हो गई, और R2 की एंट्री 2 जगह होगी, R1 की एंट्री चलो ठीक है एक जगह थी। जितना ज्यादा रूट बड़ा होगा तो उतनी ज्यादा फिर एंट्रीज एंड सो ऑन, तो रिडंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो बार बार हम रिपीटेशंस कर रहे हैं, समझ पा रहे हो ना, बार बार रूट के अंदर ये सब क्यों फालतू के भर रखे हैं आपने। ठीक है, तो फालतू में क्यों दिमाग में रखना है कि इतने सारे इस पाथ से जाएगा एंड सो ऑन। तो उससे बचने का तरीका था नेक्स्ट हॉप। क्लियर हुआ थोड़ा सा, बट प्रॉब्लम अभी भी यही है, एंट्रीज तो अभी भी बहुत ज्यादा होंगी, बट साइज हर एक एंट्री का थोड़ा सा कम हो गया है। एंट्रीज अभी भी क्यों ज्यादा होंगी, जैसे मैंने भी आपको बताया था, है ना। जैसे इस नेटवर्क में कुछ कुछ कंप्यूटर्स हैं, सपोज कर लो से सी है, तो सी के लिए नेक्स्ट हॉप क्या होगा, नथिंग, क्योंकि तो इसी के साथ कनेक्टेड है। अब यहाँ पे सपोज कर लो कोई डी है, तो डी के लिए नेक्स्ट हॉप क्या हो जाएगा, R1 एंड सो ऑन। एंट्री तो अभी भी बहुत ज्यादा, जितने कंप्यूटर सारे, हर एक कंप्यूटर की एक एक एंट्री, ये तो बड़ा मुसीबत वाला काम है भाई, है ना। तो ये तो बहुत ज्यादा एंट्रीज है, और ऑब्वियस सी बात है साइज हमारे पास कम हो गया। पहले पूरा रूट रखते थे, अब सिर्फ नेक्स्ट हॉप की याद रख रहे हैं हम लोग। ठीक है, एंट्रीज बहुत ज्यादा है। तो समझ लो ना, जैसे 2 power 32 IP एड्रेसेस हैं, है ना, तो मतलब कितना हो गया, 4 बिलियन, लगभग 4 बिलियन। तो 4 बिलियन एंट्रीज करके बैठेगा क्या एक एक कंप्यूटर या एक एक राउटर। 4 बिलियन एंट्री से ढूंढना पता है कितना मुश्किल हो जाएगा। रफली बोल रहा हूँ मैं, ऑफ कोर्स बीच में कुछ प्राइवेट एड्रेसेस हैं एंड सो ऑन, रफली बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कुछ कुछ घटा दो, पर ठीक है, कितने घटा लोगे, जो भी घटाओगे, मेन बात क्या है, रफली 4 बिलियन है ये। अब इतनी सारी एंट्रीज एक एक कंप्यूटर और एक एक राउटर रखेगा तो कितनी मुसीबत हो जाएगी। राउटर ढूंढेगा कैसे टेबल में से, सबसे ज्यादा मुसीबत तो ये है, सर्चिंग बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट ऑफ मेथड भी बकवास निकला। फिर क्या हुआ, आप ये देख रहे हो ना, एक्चुअली जब नया नया इंटरनेट डेवलप हो रहा था, सबसे पहले रूट मेथड आया। इन कंप्यूटर्स कम थे, राउटर्स भी कम थे, काम चल रहा था उनका। फिर लगा कि नहीं नहीं, कंप्यूटर्स बढ़ते जा रहे हैं, राउटर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट हॉप मेथड आया। फिर लगा कि नहीं नहीं, अभी तो और बढ़ रहे हैं एंड सो, तो और दिक्कत पैदा हो रही थी, तो फिर नेक्स्ट मेथड आया था। तो पर अभी ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आपको पॉइंट्स पढ़ के सुनाऊंगा, तो आपको कितना मजा आएगा देखना। ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स को लिखने में मेरी जान निकलती है, अभी बहुत टाइम लगता है इनको लिखने में और करने में। हाँ जी, देखो भाई, वी वांट टू डिक्रीज साइज ऑफ राउटिंग टेबल टू मेक फॉरवर्डिंग प्रोसेस एफिशिएंट। हमारा ये गोल है भाई, हम जितना ज्यादा हो सके राउटिंग टेबल का साइज कम करना चाहते हैं। तो उसके लिए कुछ कुछ तरीके थे। तो पहला क्या था, देखो, फर्स्ट मेथड ऑफ डिजाइनिंग टेबल वाज रूट मेथड इन विच एंटायर रूट वाज स्पेसिफाइड, बकवास निकला। नंबर ऑफ एंट्रीज वर मोर एंड साइज ऑफ ईच एंट्री वाज ह्यूज, मैंने आपको बता दिया था। To decrease size of each entry, next hop method was used in which root was replaced by next hop address. ये थोड़ा सा बेटर लगा, but still number of entries बहुत ज्यादा थी। अच्छा, so it was replaced by network specific method। तो उसके बाद आया है जी नेटवर्क स्पेसिफिक मेथड। तो इसकी मैं अब आपको समझा रहा हूँ, समझ पा रहे हो। तो हमारा एम है धीरे धीरे एंट्रीज को डिक्रीज करना है, कम से कम एंट्रीज रखने राउटर के पास। ठीक है, तो उसके चक्कर, तो सबसे पहला मेथड तो महाबकवास निकला, रूट मेथड। उसके बाद आया नेक्स्ट हॉप मेथड, वो भी ज्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि एंट्रीज बहुत ज्यादा हो रही थी।
फिर नेटवर्क स्पेसिफिक मेथड आया। तो देखो भाई नेटवर्क स्पेसिफिक मेथड क्या कह रहा है, अच्छा इसको नोट कर लिया ना भाई, आप लोगों ने नोट कर लेना। हाँ जी, तो नेटवर्क स्पेसिफिक मेथड क्या कहता है, ये देखो भाई, जैसे सपोज कर लो ये ए की राउटिंग टेबल में आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज द राउटिंग टेबल ऑफ ए। तो अगर ये नेटवर्क N2 के अंदर बी सी डी और 3 कंप्यूटर हैं, तो यहाँ पे 3 एंट्री करोगे ना, नेक्स्ट हॉप विल बी व्हाट, R1 R1 R1। ठीक है, नेटवर्क स्पेसिफिक मेथड में यूज कर रहा हूँ, तो अब ये नेटवर्क स्पेसिफिक मेथड में नेक्स्ट हॉप वाला ही यूज हो रहा है, क्योंकि वो तो वहां बकवास था, रूट मेथड तो उड़ा दिया हमने, फिर नेक्स्ट हॉप मेथड वाला ही हमारे को अच्छा लगा, लेकिन नेक्स्ट हॉप मेथड में प्रॉब्लम थी, तो फिर उसको ही हमने मॉडिफाई किया है, नेक्स्ट हॉप मेथड को ही हमने थोड़ा सा और मॉडिफाई किया है। तो और हमने क्या बनाया है, नेटवर्क स्पेसिफिक मेथड। तो मेन बात क्या है, नेटवर्क स्पेसिफिक मेथड में वही नेक्स्ट हॉप ही चलेगा। तो बीसीडी डेस्टिनेशन, ये कंप्यूटर्स, इन बार बार समझा रहा हूँ, बीसीडी हमने ऐसे लिखा, इनके आईपी एड्रेसेस होंगे, यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखने में टाइम पास नहीं करना चाहता, मैंने सीधे ऐसे लिख दिया। और नेक्स्ट हॉप विल बी बट R1 R1 R1। ठीक है, R1 भी पैकेट जाना है। अब एक बात ये सोचो, इस नेटवर्क में अगर सपोज कर लो 300 कंप्यूटर होते तो 300 एंट्री यहाँ करते, क्या बकवास मैटर है। बेटर क्या है, ये नेट आईडी उठा के लिख लो। लेट अस सपोज इस नेटवर्क की नेट आईडी N2 है, तो आप ये लिखोगे, डेस्टिनेशन इज N2, नेक्स्ट हॉप इज R1। तो घुमा फिरा करके क्या करूंगा, जब भी मेरे पास पैकेट आएगा ना, बी सी डी, कोई भी आईपी एड्रेस होगा यहाँ पे, चाहे बी हो चाहे सी हो चाहे डी हो, कोई ये आईपी एड्रेसेस होंगे, तो उन आईपी एड्रेसेस से मैं नेट मास्क लगाऊंगा और नेट आईडी निकालूंगा। कैसे होगा वो सब मैं आगे दिखाऊंगा। मेन बात क्या है कि हमारे पास अब नेट आईडी स्टोर होगी, हम आईपी एड्रेस स्टोर करना बंद कर देंगे। तो इन प्लेस ऑफ स्टोरिंग इंडिविजुअल एंट्री ऑफ ईच एंड एवरी कंप्यूटर इन द नेटवर्क, वी विल स्टोर एंट्री फॉर ओनली नेटवर्क। ठीक है, सो दैट मींस देयर विल बी ओनली वन एंट्री फॉर एंटायर नेटवर्क, देयर विल बी नो 200 300 एंट्रीज फॉर द कंप्यूटर्स। क्लियर हो रहा होगा, आई थिंक सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो डेस्टिनेशन अगर हमारे पास N2 है तो नेक्स्ट हॉप विल बी R1, दैट्स इट, काम खत्म। ठीक है, तो ये 3 एंट्रीज थी, उसको मैंने एक बना दिया। अब यहाँ पे अगर 300 कंप्यूटर होते तो 300 एंट्री सिर्फ एक एंट्री में कन्वर्ट हो जाती। ये फायदा है किसका, नेटवर्क स्पेसिफिक मेथड का। क्लियर हो गया ना। तो फिर वो आपके मन में आएगा कि सर ये कैसे होगा काम, सो ऑन एंड प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखो, जब मैं राउटिंग टेबल आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा वहां पे सारा क्लियर हो जाएगा। ये होगा जी फॉरवर्डिंग प्रोसेस में सारा कुछ मैं आपको क्लियर करूंगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा वो, उसमें हम देखेंगे आराम से। अभी के लिए आप रफली समझ सकते हो कि नेट मास्क लगा लेंगे, बी के साथ नेट मास्क लगा लेंगे, नेट आईडी निकल आएगी, अगर नेट आईडी N2 हुई तो R1 के पास पैकेट फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, एंड सो। अभी रफली समझा रहा हूँ, ठीक है, अभी ज्यादा मैं नहीं घुस रहा हूँ, बहुत ज्यादा घुसूंगा तो टाइम बर्बाद होगा, एंड सो, और कुछ नहीं। ठीक है ना, और फिर आपके मन में आएगा कि सर ये नेट आईडी कहाँ से पकड़ के लाओगे एंड सो, मतलब अभी इतनी टेंशन, सारा बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो। ठीक है, ओके, एकदम नेटवर्किंग की यही प्रॉब्लम है, एकदम सब कुछ सीखने की कोशिश करोगे तो खिचड़ी बन जाएगी। खिचड़ी नहीं बनानी भाई, मैंने आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप समझाना है। ठीक है जी, तो मेन बात बस आपको सिर्फ इतना देखना है, नेटवर्क स्पेसिफिक मेथड में क्या था कि सारे के सारे कंप्यूटर्स की एंट्री करने के बजाय आप नेटवर्क की एक एंट्री कर लो, दैट्स इट। बट इंटरनेट में आज की डेट में नेटवर्क्स पे तो बहुत सारे हैं, तो इसका नुकसान ये था कि सारे नेटवर्क्स की एंट्रीज करनी पड़ जाएंगी, तो वो फिर बड़ा नुकसान था। तो देखो भाई नेक्स्ट में मैंने ये लिखा है, वी हैव टू मेक एंट्री फॉर ऑल द नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। जितने भी इंटरनेट में राउटर नेटवर्क्स होंगे, हर एक नेटवर्क की एंट्री हर एक राउटर के पास होगी, तो वहां बकवास है, अभी भी अच्छा नहीं है ये मेथड। फिर आया जी हमारे पास डिफॉल्ट मेथड, ये सबसे बढ़िया निकला। डिफॉल्ट मेथड ने क्या कहा, ये देखो जैसे कंप्यूटर ए है, एबीसीडी के बारे में हमारे को बात करने, तो वही बात है, अब नेटवर्क स्पेसिफिक मेथड को ही हमने आगे चेंज करा है डिफॉल्ट मेथड के अंदर, मतलब नेटवर्क स्पेसिफिक मेथड को हमने इंप्रूव किया है। तो नेटवर्क्स की हम एंट्रीज करेंगे, कंप्यूटर की एंट्री बंद है, तो बीसीडी 3 कंप्यूटर थे N2 के साथ कनेक्टेड, तो मैं बीसीडी की एंट्री नहीं करूंगा, मैं N2 की एंट्री करूंगा। देखो भाई मैंने किया हुआ है, डेस्टिनेशन इज N2, तो नेक्स्ट हॉप विल बी R1, नेक्स्ट हॉप इज R1। अगर डेस्टिनेशन N2 है तो नेक्स्ट हॉप विल बी R1। लेकिन अब पूरा इंटरनेट को थोड़ी आप रखोगे, पूरे इंटरनेट के सारे नेटवर्क थोड़ी यहाँ राउटिंग टेबल के अंदर रखोगे, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे डेस्टिनेशन अगर इसके अलावा नेट N2 के अलावा अगर कोई और डेस्टिनेशन निकल आई, मतलब कोई और नेट आईडी निकल आई आईपी एड्रेस से, जब हमने नेट मास्क को एंड किया होगा, तो अगर N2 हमारी नेट आईडी निकल आई तो हम R1 के पास पैकेट फॉरवर्ड कर देंगे और R1 आगे संभाल लेगा जो भी करना होगा। बट अगर इसके अलावा कोई और नेट आईडी निकल आई तो हम सीधा पैकेट फॉरवर्ड कर देंगे R2 को, और R2 फिर आगे R2 को सीधा दिया वो इंटरनेट में कहां से पैकेट भेजेगा, एंड सो। ठीक है, तो अब देख रहे हो सिर्फ 2 एंट्री में सारा कुछ कर लिया। तो जो एनी अदर वाली बात है ना, तो ये लाखों एंट्रीज को हमने एक एंट्री बना दी है, क्योंकि इतने सारे लाखों क्या करोड़ों हमारे पास नेटवर्क्स होंगे इंटरनेट के अंदर फिलहाल। तो हर एक इंटरनेट के अंदर जितने भी नेटवर्क है सबकी एंट्री रखने की बजाय आपने सिर्फ एक एंट्री से सारा काम खत्म कर दिया, दैट इज एनी अदर। अब एग्जैक्टली ये है क्या एनी अदर, मैथमेटिकली क्या है एंड सो ऑन, वो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, जब हम फॉरवर्डिंग प्रोसेस पे आएंगे वहां पे मैं पूरा डिटेल बताऊंगा कि हम यहाँ पे एग्जैक्टली करते क्या है। धीरे धीरे राज खुलेंगे भाई, एकदम राज नहीं खुल सकते नेटवर्किंग के, मैं आपको बार बार बताता हूँ, नहीं तो एक सारी खिचड़ी बन जाएगी। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि इफ एल्स टाइप समझ लो, ठीक है, इफ है तो आप एक जगह पे जा रहे हो, एल्स मतलब सारी दुनिया जहान, सारी दुनिया जहान, तो फिर हम यहाँ R2 के पास भेजेंगे, एंड सो।
क्लियर हो गया होगा इन सब लोगों को, ठीक है जी। तो ओके जी, दैट्स इट। तो दिस इज योर डिफॉल्ट मेथड। हाँ बस ठीक है, इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको राउटिंग टेबल बनाने सिखाऊंगा। जैसे ये हमारा राउटर है R1, इसकी टेबल कैसे बनेगी वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा। फिर हमारे धीरे धीरे और राज खुलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो। और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो। मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा। जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ। तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, आई थिंक 8 o'clock के अराउंड। और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है। और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। ठीक है, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।